नमस्कार दोस्तों। पिछले कक्षा में हम लोग क्लास 7 के अध्याय नंबर 1 को पढ़ा था, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। ये अध्याय पिछली क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कुछ बिंदु या टॉपिक कहिए इसमें बाकी रह गया था। उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक विविधता में हम लोगों ने भारत के विभिन्न भौगोलिक स्थलाकृतियों को देखा था, जिसमें से हमने देखा था कि इसके भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया था। और ये 5 प्रमुख भाग थे: महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय और द्वीप समूह। और ये 5 भूभाग हम लोगों ने कल ख़त्म नहीं कर पाया था। केवल हम लोगों ने महान पर्वतीय क्षेत्र को ही पढ़ पाया था पिछले क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बाकी जो भूभाग हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देख लिया था भारत का महान पर्वतीय क्षेत्र और शीत मरुस्थल कहिए, जो ठंडा मरुस्थल होता है, उसको। आज हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान। दूसरा भूभाग में जो बांटा गया भारतीय प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप को, वो है गंगा और सिंधु का मैदान। उसमें से हम लोग देख रहे हैं, पहले गंगा का मैदान देखेंगे और अगर बाद में दिया होगा सिंधु का मैदान तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। हिमालय हम लोगों ने देखा पिछले कक्षा में, और हिमालय से जैसे ही हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, और उसके दक्षिण की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को गंगा का मैदान मिलता है। और ये जो गंगा का मैदान है, ये बहुत बड़ा विशाल है और उपजाऊ मैदान उपजाऊ है। ये मैदान जो है वो उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है, इसे हम लोग देखेंगे। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती है। ये जो मैदान है वो भारत का जो इतिहास का और सभ्यता है, इसमें इस मैदान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसी मैदान में हम लोगों की जनसंख्या, इतिहास और कहिए कि सभ्यता ज़्यादा पनपी थी। और हिमालय से निकलने वाली बहुत ऐसे सारी नदियां हैं जो इस मैदान को पोषित करती है, यानी कि इस मैदान को सिंचित करती है, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। और वही सारी नदियां इस क्षेत्र के लिए जल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। यहाँ की जल का जो यहाँ पे पोषण हो पाता है, जल जो मिलता है, ये वही गंगा जैसी नदियों से ही मिलती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ अपनी सहायक नदियों को व्यापक जाल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। और जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और उसके जितने भी सहायक नदियां हैं, वो एक तरह से व्यापक जाल इस क्षेत्र में फैला दिए हैं नदियों का। और वही नदियों के माध्यम से इस मिट्टी में जो खनिज आते हैं, इससे ये क्षेत्र जो है सो बहुत अधिक उपजाऊ हो जाता है। और चूँकि इन नदियों से और इन जो महत्वपूर्ण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके जो सहायक नदियां सब मिलकर इस क्षेत्र में पानी का स्रोत बनाती हैं। और फिर यही सारी नदियां खनिजों के लिए उपयोगी हैं। ये इस क्षेत्र में खनिजों का जो है सो समृद्ध कर देती है। ये जो नदियां हैं, ये इस क्षेत्र को खनिज से समृद्ध कर देती है। और इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ है और कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयुक्त कहिए कि है ये जगह। नदियां अपने साथ
अनेक खनिज लाती है जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियाँ विद्युत उत्पादन का भी स्रोत हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस मैदानी क्षेत्र में रहता है। चूँकि ये क्षेत्र में खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है नदियों में, और ये नदियाँ इस क्षेत्र में खनिज फैलाती है, इससे कृषि भी संभव होता है। और इन सारी नदियों के पानी से बिजली उत्पादन भी किया जाता है, और इस कारण इस क्षेत्र में जो है सो जनसंख्या काफ़ी मात्रा में है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलता है। भारत के उत्तरी मैदान की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित है। सड़क और रेलवे लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए सहस्त्राब्दियों से किया जा रहा है। चूँकि ये मैदान जो है उत्तरी मैदान समतल है, इसलिए यहाँ एक बहुत ही बड़ा परिवहन का तंत्र, कहिए कि परिवहन के लिए रोड, रेलवे लाइन, सड़क जो है सो वो बहुत दूरी तक फैली हुई है, और यहाँ आवाजाही के लिए, आवागमन के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें कह रहा है कि आप अतीत के चित्रपट में भी आगे पढ़ेंगे कि केवल आज ही नहीं इस तरह का परिवहन है इस क्षेत्र में, ये सहस्त्राब्दियों यानी कि हजारों साल पहले से ही ये जो क्षेत्र है वो यात्रा और व्यापार के लिए हमेशा उपयोग में लाया जा रहा है इस क्षेत्र को। एक सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र है जो गंगा मैदान, जो विशाल मैदान है, इस क्षेत्र का सैटेलाइट से आसमान से लिया गया एक चित्र दिखाया गया है। इसमें हम लोगों ने भारतीय महाद्वीप के दो भूभागों को पढ़ लिया है। पहला जो महान पर्वतीय क्षेत्र था, और दूसरा गंगा का जो मैदान था, उसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब जो तीसरा भूभाग है वो है मरुस्थल। तो अब हम लोग देखेंगे विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। भारत में मरुस्थल विशाल कौन सा है? वो है थार मरुस्थल, और वही थार मरुस्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़ें तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। अब भारतीय उपमहाद्वीप के अगर हम लोग पश्चिम की ओर देखते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो एक पीलापन लिए हुए बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो क्षेत्र क्या है? मरुस्थल है। उसमें ज़्यादातर सुनहरी रेत मिलेगी, टीलों का एक विशाल विस्तार है। मतलब जो रेत, सुनहरी रेत का एक बहुत बड़ा विस्तार है इस क्षेत्र में, और ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है और व्यापक खुला है, मतलब कि बहुत खुला क्षेत्र है। ये चित्र में एक स्वर्ण नगरी दिखाई गई है, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, जो भारत के थार मरुस्थल की, वही मरुस्थल के क्षेत्र में के मध्य में स्थित है। जैसलमेर किला, इसका नाम है जैसलमेर का किला। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये जो यूनेस्को विश्व स्तर पर एक जो संस्था है, उसके लिए ये विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया यूनेस्को के तहत। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। रेत का टीला कब बनता है? जब हवा जो है वो रेत को एक तरफ स्थानांतरित कर देती है, तो ये जो रेत है ये जमा हो जाती है, और ये कभी कभी 150 मीटर ऊंची तक भी हो जाती है, टीला बना देती है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान रहते, अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव होता है। ये जो थार मरुस्थल है ये बहुत ही शुष्क या सूखा रहता है, और इसमें रेत की मात्रा होती है। ये जो क्षेत्र है थार मरुस्थल, ये ज़्यादातर भारत के भूभाग में या भारत में स्थित है, जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैला हुआ है।
मरुस्थल जो है वो आवागमन के लिए बहुत ही कठोर, बहुत ही अनुकूल परिस्थिति नहीं पैदा करता, इसमें आवागमन की स्थिति को बाधित करता है। और इसका जो तापमान अगर कहिए तो तापमान रात में ठंडी हो जाती है और दिन में बहुत गर्म होती है, इसका तापमान बढ़ जाती है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। और थार में जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है वो वहीं के अनुकूल जो जीवन शैली अपना लिया है। और वहाँ का जो परिस्थिति है, वातावरण है, वहाँ की जो मौसम है, वेशभूषा है, वो उसी स्थान के अनुकूल लोगों ने अपना लिया है। खान पान हो गया, वेशभूषा, या कहिए कि रहने के लिए जीवन शैली जो होती है वो वही थार मरुस्थल में कैसा रहा जाता है, उस चीज़ को लोगों ने अपना लिया है। इस चित्र में दिखाया गया है पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता थार मरुस्थल की सीमा पर। वहाँ पे ऊंट का ज़्यादा प्रचलन है, ऊंट उपयोग किया जाता है या बेचा भी जाता है। इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि वहाँ की जीवन शैली कैसा है। घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिलाएं जो जल स्रोत, चूँकि वहाँ बहुत कम है जल स्रोत का, पानी की कमी है मरुस्थल में, तो ये दूर से जाकर जल को लाती हैं। एक ग्राम में वर्षा जल संचयन की संरचनाएं दाएँ हैं। वर्षा चूँकि पानी की कमी होती है तो वर्षा का जो जल है वो उसकी संचयन किया जाता है, उसकी एक चित्र में दर्शाया गया है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसी कार्यों के लिए किया सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संचयन के उपायों, संरक्षण के उपायों जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रहण विधियाँ वर्षा के जल को प्रायः पीने के उद्देश्य से संचयित करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, चूँकि यहाँ जल का बहुत कमी है, इसलिए यहाँ की जो लोग हैं ये यहाँ के जो महिलाएं हैं ये अपने परिवार के लिए जल की व्यवस्था दूर के गांवों से या दूर से रोज़ लाती हैं, लंबी दूरी तय करके और जल को लाती हैं। और चूँकि यहाँ इसलिए जल की कमी हो जाती है। और यहाँ अगर बर्तनों को साफ, जल की इतनी कमी होती है, इस बात का इससे पता चलता है कि ये लोग जो बर्तन धोते हैं उसको साफ़ करने के लिए एक पारंपरिक विधि का उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये बर्तन को रेत में रगड़ते हैं, पानी से नहीं बल्कि रेत से रगड़ते हैं। और जब तक बर्तन साफ़ ना हो जाए बाद में वो कुछ पानी से उस बर्तन को धोते हैं। और वही जो पानी होता है उसको सिंचाई के लिए भी उपयोग करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर आप कभी नल को खुला छोड़ दें, पानी बह रहा है, उस समय याद करिएगा थार मरुस्थल को कि वहाँ पानी का कितना किल्लत है और हम लोग यहाँ पानी को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तब आपको पानी का जो है सो महत्व पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि उन लोग जो विशेष जल संग्रहण का विधि है जिसे हम लोग टांका या कुंड कहते हैं, उस चीज़ को ये लोग अपनाते हैं। और ये जो टांका और कुंड के माध्यम से जल संचयन करते हैं, जल संरक्षण करते हैं वर्षा के जल को, और इसी जल को जो है सो पीने का काम करते हैं ये लोग। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य
में ले जाती हैं। कह रहा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसमें से एक है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग का भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय पर्वत बाद में बना है, जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो यूरेशिया से टकराया और वहाँ पे यूरेशिया से टकराने के पश्चात ही बना था हिमालय। लेकिन गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है अरावली पर्वत उसमें आती है और इस वजह से जो अरावली पर्वत है वो विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो आयु अगर कह सकते हैं तो 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है इसमें बहुत सारी चोटियाँ और पहाड़ियाँ हैं और इस पर्वतमाला में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट आबू। उसे हम लोग माउंट आबू कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। माउंट आबू की ऊंचाई है 1722 मीटर। लेकिन इस अरावली पर्वत श्रृंखला के जो अधिकांश पहाड़ियां हैं उसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित में जो स्थित माउंट आबू है वो थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की यात्रा से आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। आप लोग थार मरुस्थल से जोधपुर, माउंट आबू से अगर थार मरुस्थल में जाते हैं जो स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की यात्रा से, अगर आप माउंट आबू से थार मरुस्थल में जो जोधपुर स्थित है वहाँ तक अगर आप लंबी यात्रा करते हैं जो कि 4.5 घंटे की यात्रा होगी, उसमें आपको बहुत सारे भौगोलिक मतलब बहुत भिन्न भिन्न भौगोलिक परिदृश्य देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आश्चर्यजनक और रोचक दिखाई देंगे आपको। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भाग के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। आप इस विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये जो भारत के उत्तर पश्चिम का जो भूभाग है उसमें जलवायु को आकार देती है, यानी कि वहाँ का मौसम को अच्छा रखने में, जलवायु को कहिए कि अनुकूल रखने में ये सहायता करती है। और ये जो अरावली पर्वत है ये प्राकृतिक प्राचीर के रूप में काम करती है जो पूर्व की ओर विस्तार होने से, मतलब कि मरुस्थल जो है वो पूर्व की ओर विस्तार ना हो जाए, इसलिए ये जो प्राकृतिक प्राचीर के रूप में काम करती है ताकि मरुस्थल जो उत्तर में है वो इस प्राचीर के कारण पूर्व की ओर विस्तार न करे, क्योंकि बीच में अरावली पर्वत है। मतलब कि पूर्व में जो है सो मरुस्थल का विस्तार होने से ये अरावली पर्वत रुकती है। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। यहाँ पे अरावली पर्वत में संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे बहुत खनिज यहाँ पे मिलते हैं और इसलिए अरावली जो पर्वत है वहाँ पे खनन करने और निर्माण कार्य होते रहता है। यहाँ पे इस प्राचीन के खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं सदी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। कि जस्ता यहाँ से प्राचीन में निकाला जाता था और पूरे विश्व में ये लोग अग्रणी थे, आगे थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित हैं। और ये जो उक्त किला है जिसे हम लोग चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और रणथंभौर किला जो ऐतिहासिक किला यहाँ पर स्थित है। हम लोगों ने 3 भूभागों को पढ़ लिया। अब हम लोग चौथे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार
भारत के अनेक पठार हैं। भारत में जो है सो अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत में ऐसे तो बहुत पठार हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पठार है वो देश के दक्षिण की ओर और मध्य की ओर स्थित है। हम लोगों ने देखा उत्तर में महान पर्वत श्रृंखलाएँ थी, उसके उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो विशाल मैदान दिखता है हम लोगों को। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के क्या कहिए कि पश्चिम में देखते हैं तो वहाँ पे थार मरुस्थल है, और भारत के बीच में मध्य में और दक्षिण की ओर जिस क्षेत्र को हम लोग देखते हैं वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ, वह भूभाग है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीपीय उसे कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, जैसे कि भारत घिरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि दक्षिण की ओर अगर आते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना है, जैसा कि हम लोग देखे थे, पढ़े थे पिछले कक्षाओं में, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा हुआ, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसको प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में कहिए तो हिंद महासागर जो है उससे ये घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ कई सुंदर झरने जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है पठार का क्षेत्र, ये 2 पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है प्राचीर की भांति, जहाँ पे कई सुंदर झरने हैं, बहते हैं, और जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। इसके खड़ी ढालों पर ये झरने बहते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं, जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत थोड़ी सी छोटी है और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है, जो पूर्वी तट के साथ फैली हुई है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है, और इन दोनों जो पर्वत श्रृंखला हैं उसके बीच एक उच्च भूमि का क्षेत्र है, जिसे विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार हम लोग कहते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ इस पठार में पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी जैसी जो सारी नदियाँ हैं, ये पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये नदियाँ कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण और लाखों लोगों को जल का प्रदान करती हैं। यह पठार खनिजों, वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध हैं, जो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और महानदी का यहाँ से उद्गम होता है, जो कृषि उद्योगों, पन बिजली के लिए जल उत्पादन करती हैं। यहाँ पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती भी हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये जो नदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है, यानी कि इसका जो है सो देखते हैं ढाल है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर ये पठार का ढाल है। यहाँ पे खनिजों का भंडार है। पठार में खनिज, वन, उपजाऊ भूमि यहाँ पे समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इस देश के लिए अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो हैं सो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इधर ढालान है। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों की आवास स्थली हैं, जिनमें संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां हैं, जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
और ये जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र में, इसमें जंगल पाए जाते हैं घने घने, और इस जंगल पाए जाते हैं। और ये जो जंगल है वो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जिसमें से कि संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू आदि बहुत सारे जनजाति समुदाय हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ आसमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायता के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। पठारी क्षेत्र में सुंदर सुंदर जलप्रपात पाए जाते हैं, और ये जलप्रपात जो है पर्यटकों को मोहित करता है। यहाँ पे जलप्रपातों से जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, और साथ साथ सिंचाई के काम में भी ये पानी उपलब्ध किए जाते हैं। अब हम लोग अगला भूभाग देखते हैं, भारत की अद्वितीय तट रेखाएं। अब भारत की तट रेखाएं को देखते हैं, अगला टॉपिक। भारत की तट रेखाएं पर अनेक सुंदर तट पुलिन, चट्टानी, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है, कुछ पर काली शैलें पाई जाती है। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ हैं, तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारतीय तट रेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। भारत की जो तट रेखा यानी कि किनारे की रेखा, वो 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, अगर चारों ओर देखा जाए तो। और इस तट रेखा में बहुत सुंदर तट पुलिन, चट्टानी, टीले, हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। तटों में सुनहरी रेत, जिस तरफ थार मरुस्थल में रेत पाई जाती थी, थोड़ी बहुत सुनहरी रेत भी मिलती है। कुछ पर काली शैलें पाई जाती है, काली काली पत्थर पाई जाती है। द्वीपों पर प्रवाल भित्तियाँ, जो द्वीप होते हैं जहाँ चारों ओर से पानी घिरे होते हैं, उस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं। कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं, और कई जो द्वीप हैं वो बहुत बड़े जंगलों से ढके हुए हैं। और इसकी जो तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर से अधिक है। तटों में से सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तट। भारत की पश्चिमी तट। भारत की जो पश्चिमी तट है गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। पश्चिमी तट कहाँ से है? उत्तर में अगर कहिए तो गुजरात से लेकर नीचे दक्षिण में जाइए तो केरल तक, यानी कि पश्चिमी उत्तर से पश्चिमी दक्षिण की ओर जाइए तो केरल तक विस्तृत है। गुजरात से केरल तक, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। और बीच में महाराष्ट्र, कर्नाटक और क्या कहते हैं कि गोवा से ही होकर गुजरता है ये तट। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर तेज़ी से बहते हुए पश्चिम तटों पर मुहानों पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसी संकरी खाड़ियों, क्रीक्स, एस्चुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। ये जो तट हैं वो अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं और तेज़ी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको भू आकृतियों जैसे संकरी खाड़ियों में परिवर्तित करती है और एस्चुरी बनाती है। इस तट पर यानी कि पश्चिमी तट पर नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने सबसे बड़े हैं। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं। और पश्चिमी तट पर बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन और नगर भी हैं और वे भारत के हज़ारों साल के से आर्थिक गतिविधियों को ये जो तट है वो केंद्र रहा है। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी तट। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। पूर्वी जो तट है वो बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित है। पूर्वी तट और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है ये तट। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये जो तट है वो गंगा का जो डेल्टा है उससे कन्याकुमारी तक जो है सो विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ, और इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी प्रमुख हैं।
यहाँ चिल्का झील है उड़ीसा में इसी तट पर चिल्का झील है। पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैसी महत्वपूर्ण लेगून पाई जाती है। लेगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई जल होती है। लेगून क्या होती है? बहुत बड़े जो जलाशय होते हैं उससे अलग होती है। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। डेल्टा किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं जैसे कि महासागर, झील, वो अपने मुहाने पर अगर मुहाने पर जल को जमा करती है, अपने मुहाने पर जमा करती है तो एक भू आकृति जो बनती है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं तब बनने वाली भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। कालांतर में ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती है। और ये जो डेल्टा है ये कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त बन जाती है। अब देखते हैं भारत का द्वीप समूह। पांचवा जो हम लोग का स्थलाकृति या कहिए कि भूभाग था पढ़ना, वो भारत का द्वीप समूह था। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीप समूहों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट, पुलिन, प्रवाल, भित्तियाँ और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था। भारत में द्वीप समूह दो हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पहला कौन सा है? अरब सागर में जो स्थित है लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है सो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो दोनों द्वीप समूह हैं इसमें अद्वितीय वन्यजीव पाए जाते हैं, ऐसे वन्यजीव जो दूसरे जगह न मिलते हों। यहाँ पे सुंदर तट भी मिलता है, प्रवाल भित्तियाँ भी मिलती है, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे यह कहा जाता है कि प्राचीन की जो जनजातियाँ थी हजारों वर्षों से इस तट पर अपना आवास या रहने का काम भी करते थे। सबसे पहला द्वीप समूह हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? केरल का जो मालाबार तट है उसी तरफ अरब सागर में स्थित है ये द्वीप समूह, जिसे हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं। यह मूंगे कोरल से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। ये जो स्थित है ये मूंगे कोरल से बने 36 ऐसे द्वीप हैं जिसका ये समूह है लक्षद्वीप समूह। मतलब इस लक्षद्वीप समूह में 36 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है और इनके जो सभी द्वीप हैं उसमें मानव का निवास नहीं है, उसमें जनसंख्या नहीं रहती है। भारत का विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। भारत का विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र है पर नियंत्रण है। भारत का जो है सो एक बहुत बड़े जल क्षेत्र जो है इस द्वीप समूह के आसपास उसमें नियंत्रण है, जिसमें यहाँ के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं और संसाधनों की खोज भी कर सकते हैं और इस चीज़ का अवसर मिलता है। पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर प्राप्त होता है। दूसरा जो द्वीप समूह है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित था। आइए देखते हैं। इस द्वीप समूह में 500 से भी अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित हैं जिन्हें दो अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये 500 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुए हैं। और इस 500 छोटे छोटे जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप हैं उसको दो द्वीप समूह में बांटा जाता है, पहला अंडमान द्वीप समूह में और दूसरा निकोबार द्वीप समूह में। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चित्र दिए गए हैं उस द्वीप समूह के।
पहला जो है सो लक्षद्वीप द्वीप समूह का है, दूसरा अंडमान द्वीप समूह और तीसरा अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की एक तैरती हुई गोदी, एक छोटा सा पतन है। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में सेल्यूलर जेल नामक कारावास में रखा गया था। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र कराने के लिए दिए थे। इसके बारे में हम लोग कुछ कक्षाओं में और चर्चा करेंगे। ये जो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, ये चौकी की तरह काम करते हैं और समुद्र में निगरानी की जाती है इस द्वीप समूह से भारत देश को, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा आगे के क्लास विषयों में और आगे के क्लासों में, कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा इस द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल था उसमें रखा गया था। और इस द्वीप समूह को और इस जेल को जो है सो सेल्यूलर जेल को हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानी के याद में अभी भी संरक्षित रखा गया है, ताकि हम लोग अपने नायक को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया उसको हम लोग याद कर सकें, कि बलिदान को हम लोग याद कर सकें। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल और सुंदरवन डेल्टा या कुछ डेल्टा को देखते हैं। जब हम द्वीपों से वापस हिमालय की पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं, जब हम द्वीपों से बंगाल की खाड़ी, पूर्वी बंगाल की खाड़ी या हिमालय की ओर यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदरवन दिखाई पड़ते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों, आपने पूर्व में इस अध्याय में पढ़ा है कि डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। इसका लगभग आधा बांग्लादेश में। यह भी एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। सुंदरवन और रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। और जब हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग जब द्वीप समूह से हिमालय और पूर्वी भाग की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर मूव करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक जो नदियाँ हैं वो एक डेल्टा में स्थित हैं। और ये जो डेल्टा है ये ज़्यादातर भारत में, इसका जो कुछ भाग, आधा भाग भारत में स्थित है और बाकी भाग बांग्लादेश में। ये जो डेल्टा है इसको यूनेस्को धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। मानचित्र में डेल्टा को चिन्हित कीजिए। अब देखते हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। पूर्व और उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उसको, मानचित्र को देखिए। अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाई गई गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं? मेघालय पठार की ये पहाड़ियाँ अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है जो इस जंगल, अद्वितीय वन जीवों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। अब हम लोग पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं जहाँ पे 7 जो है सो राज्य पाए जाते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, जिसे हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, ये सारी स्टेट्स उधर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी जो है सो पहाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे खासी और जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं। खासी और जयंतिया पहाड़ी भी है। मेघालय पठार ये पहाड़ी अपनी हरियाली से और भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। ये पहाड़ियाँ, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसे जंगल, अद्वितीय वन्यजीवों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है। और यहाँ की जो वर्षा होती है उससे ये जंगल को और अद्वितीय वन्यजीव जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उपजाऊ जो भूमि होती है उसको समृद्ध बनाती है यहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने भारत की भौगोलिक विविधता को पढ़ लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं
भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करें। मतलब भारत किस उपमहाद्वीप का अंग है, उसका नाम प्रदान करने कह रहा है। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिनमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित हैं। मैदानी क्षेत्रों को अनेक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार भी है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं ने मिट्टी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जीवन और आर्थिक अवसरों से संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया है और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी सार बिंदु के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगला चैप्टर लेके आएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।